नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से सीमा विवाद पर पैनी नजर, सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी बैठक करेंगे टॉप इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का पठानकोट में मिली पाकिस्तान से आई नाव, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मछुआरों की हत्या पर भारत सख्त, पाकिस्तान राजनयिक को तलब कर जताया विरोध। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन में प्रदूषण के चलते जहरीली हुई हवा, सूने पड़े स्कूल के मैदान और हाईवे, पूरा मामला आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने सस्ते किए पेट्रोल और डीजल के दाम, तो फिर विपक्षों में सन्नाटा। 10 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन से सीमा विवाद पर पैनी नजर, सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी बैठक करेंगे टॉप इंडियन एयरफोर्स अधिकारी। जी हां दोस्तों, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद के बीच वायुसेना के टॉप अधिकारी सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। देश की उत्तरी सीमाओं पर विशेष फोकस के साथ समीक्षा बैठक बुधवार से शुरू होगी। वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि ये बैठक 10 से 12 नवंबर तक चलेगी। अधिकारियों ने बताया कि टॉप कमांडर्स की बैठक के दौरान चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं को लेकर गहन चर्चा होगी। ये पहली कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी अध्यक्षता नए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी करेंगे। चौधरी बीते 1 अक्टूबर को देश के नए वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर लद्दाख में बड़ा हवाई अभ्यास किया है। शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों को अभ्यास के तहत 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंचाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान से लेकर जो भी विवाद चल रहा है उस सब पर भारतीय वायुसेना की पैनी नज़र है और सारी ज़रूरी कदम भारत की वायुसेना, या फिर यूँ कहिए कि भारत की सेना उठा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सेना के इस साहस के लिए सैल्यूट करते हैं तो दोस्तों धन्यवाद कीजिए। सैल्यूट कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पठानकोट में मिली पाकिस्तान से आई नाव, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका पिछले कई महीनों से पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हथियारों की धरपकड़ के बीच अब बीएसएफ को पाकिस्तान की तरफ से आई एक बोट मिली है, उसे जब्त कर लिया गया है और आगे की जांच उसमें की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ को पाकिस्तानी नाव भारत पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट के बमियाल बॉर्डर पर सकोल पोस्ट के नज़दीक तरनाह नाले में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि इस नाव में बैठकर कुछ संदिग्ध लोग या हथियार भारत पहुंचाए गए हैं। फिलहाल नाव मिलने के बाद बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और जांच कर रही हैं। पाकिस्तानी बोट मिलने के बाद पठानकोट पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया, हालांकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मछुआरों की हत्या पर भारत सख्त, पाकिस्तान राजनयिक को तलब कर जताया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारत ने सोमवार को पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तानी पक्ष द्वारा की गई एक निर्दोष भारतीय मछुआरे की हत्या पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तानी नौवाहन सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को अरब सागर में मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव पर अकारण गोलीबारी की, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। एक सूत्र ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को आज विदेश मंत्रालय ने तलब किया है और पाकिस्तान की ओर से भारतीय मछुआरों पर अकारण गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका पर गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी की इस कार्रवाई की निंदा की है। सूत्र ने बताया कि ये दोहराया गया कि पाकिस्तान में अधिकारी मछुआरों के मुद्दे को मानवीय और आजीविका के मामले के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान सरकार को भी इस घटना की जांच करने और अपने बलों को अकारण गोलीबारी के ऐसे कृत्यों से बचने के निर्देश देने के लिए कहा गया है। इसी बीच खबर आई है कि गुजरात पुलिस ने तटीय इलाकों में हुई गोलीबारी की घटना में भारतीय मछुआरों की मौत के सिलसिले में पाकिस्तान नौवाहन सुरक्षा एजेंसी के 10 कर्मियों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। गुजरात के अप तटीय
क्षेत्रों में अरब सागर में PMSA के कर्मियों ने मछली पकड़ने वाली एक नौका पर शनिवार को गोली चला दी थी, जिसमें चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई और अन्य एक घायल हो गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन में प्रदूषण के चलते जहरीली हुई हवा, सूने पड़े स्कूल के मैदान और हाईवे, जानिए पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में नदारद रहा चीन अब जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण के चलते शुक्रवार को चीन के कई हिस्सों में विजिबिलिटी महज 200 मीटर थी। इतना ही नहीं, चीन के कई इलाकों में विजिबिलिटी का हाल और भी खराब है। इसके चलते कई प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों में बच्चों को खेल के मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि इस प्रदूषण को लेकर चीन सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। खास बात यह है कि चीन में ये प्रदूषण तब बढ़ा है जब चीन ने इस हफ्ते की शुरुआत में 10 लाख टन कोयला उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि उसने दुनिया से वादा किया है कि वो 2060 तक नेट ज़ीरो एमिशन का लक्ष्य पूरा कर लेगा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। इसके चलते चीन में जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। ड्रैगन को इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के सबसे ज़्यादा उत्सर्जन के बावजूद चीन सरकार इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश में जुटी हुई है। उसने एक बयान में कहा कि खराब मौसम की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। खास बात यह है कि फरवरी में यहाँ विंटर ओलंपिक्स होने हैं और इसके पहले यहाँ प्रदूषण के हालात परेशान करने वाले हैं। अमेरिकी दूतावास ने बीजिंग के वातावरण को खतरनाक बताया है। चीन में प्रदूषण और स्मॉग की वजह कोयला माना जा रहा है। पिछले महीने एक खबर आई थी कि चीनी अंधेरे में डूबने वाले हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आई कि चीन में बिजली की कमी हो रही है। चीन इस सदी के सबसे बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। इसके बाद कोयले के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को काफ़ी तेज किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कल तक हंगामा और अब क्या, 10 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं घटाए हैं अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने दिवाली पर यह खुशखबरी दी थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जा रहे हैं, लेकिन जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर से उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 और 10 रुपए की कटौती की थी, जिसके बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों ने भी ईंधन पर मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट में कटौती की है। उड़ीसा और पंजाब ने भी ईंधन पर वैट कम करने का फैसला किया, जो बाद में ईंधन की कीमतों में कमी करने वाला एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य बन गया। अब अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में वैट में कटौती की आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी को देखिए, पिछले 2 साल में वो कहते आ रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों का सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब वो उपचुनाव हार जाते हैं तो अचानक सरकार को एहसास होता है कि वो पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर सकती है। भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने पार्टी की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों ने कांग्रेस से बात पर चलने और बचे 2 कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वैट कम करने के लिए कहा है। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। अब ये राज्यों पर है कि वो अपने अपने राज्यों में कितनी कटौती करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई बम कांड के दोषी से लिंक, दाऊद की करीबी से खरीदी जमीन, नवाब मलिक पर देवेंद्र फडणवीस का आरोप। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि नवाब मलिक के परिवार ने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी थी। यह भी कहा गया है कि जमीन को दाऊद के लोगों से सस्ते में खरीदा गया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक से सवाल किया कि उनके परिवार ने आखिर मुंबई हमले के दोषियों से जमीन क्यों खरीदी। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दस्तावेज भी दिखाए, कहा कि ये दस्तावेज एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपेंगे। बता दें कि नवाब मलिक भी आज 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें वो इन आरोपों का भी जवाब दे सकते हैं। इसी बीच नवाब मलिक ने ट्वीट किया कि आ रहा हूं मैं। जी हां दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने 2 नाम बताए। इनमें सरदार शाह वली खान और मोहम्मद
सलीम पटेल का जिक्र किया गया है। फडणवीस बोले कि सरदार शाह वली खान 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है जिसे उम्र कैद हुई थी। उसने टाइगर मेमन का सहयोग किया था। साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई महानगर पालिका में बम कहां रखना है इसकी राखी की थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में नोटबंदी का रहा पॉजिटिव इम्पैक्ट। आतंक पर लगाम लगाने के अलावा कई जगह दिखा इसका असर। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते हैं कि देश में हुई नोटबंदी को 5 वर्ष हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और ये उसी रात 12 बजे से लागू हो गई थी। नोटबंदी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद आतंकियों और उन्हें वित्तीय मदद देने वालों की कमर तोड़ना था। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करना था। 5 वर्ष बाद नोटबंदी का सकारात्मक असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा समय में प्लास्टिक मनी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इसका एक असर ये भी देखने को मिला है कि वित्तीय लेन देन में जो पारदर्शिता नोटबंदी के बाद देखने को मिली है वो इससे पहले कभी दिखाई नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भीम ऐप, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे कई ऐप आज हर किसी की जिंदगी में जुड़ चुके हैं। नोटबंदी के बाद देश के अधिकतर लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकों से जोड़ा गया। सरकार से मिलने वाली वित्तीय मदद को सीधे उनके खाते में डाला गया। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ जरूरतमंदों को सीधी मदद की दी जा सकी। और वहीं आपको बता दें कि हर रोज लोग जनधन योजना, डिजिटल अनंतनाग में सुरक्षा बलों को कड़ी कामयाबी, लश्कर का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने सोमवार को लश्कर तैयबा संगठन के आतंकी को गिरफ्तार किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने वहादान इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गंजीपोरा निवासी हाफिज अब्दुल्ला मलिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक पिस्तौल और 7 गोलियां बारूद बरामद की गई। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि मलिक एक सक्रिय आतंकवादी है और वो लश्कर तैयबा के द रेजिडेंट्स फोर्स से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आतंकवादी सुरक्षा बलों को कात्सू जंगल ले जाया गया, जहां से उन्होंने AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 40 गोलियां बरामद की। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास जरूरी, बोले सेना प्रमुख MM नरवणे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास जरूरी है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। यह अपनी परिचालन जरूरतों के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी समाधान तलाश रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान भारतीय सेना के पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां ही उपलब्ध रहेंगी और ऐसे में विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भर कम करना अपरिहार्य है। थल सेना प्रमुख ने कहा कि मैं वास्तव में मानता हूं कि संघर्ष के दौरान युद्ध जैसी स्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण इस्तेमाल के लिए केवल स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियां ही हमारे लिए उपलब्ध होंगी। जनरल नरवणे ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशी और स्थानीय क्षमताओं का विकास करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सेना विशेष रूप से इस पहल का नेतृत्व करने के लिए अधिक उपयुक्त है। भारत के पास एक विस्तृत औद्योगिक आधार है और हमें विश्वास है कि रक्षा उपकरणों की अधिकतर मुख्य आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर ही पूरा किया जा सकता है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना में अधिग्रहण की औसत लागत कम है, जो MSME और स्टार्टअप की व्यापक भागीदारी की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के दौरान सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल से घरेलू उद्योग को बहुत ज़रूरी प्रोत्साहन मिला है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान पर क्या मास्टर प्लान बना रहे हैं अजीत डोभाल। दिल्ली में 10 नवंबर को कई देशों के NSA के साथ बड़ी बैठक। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर को अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक में ईरान और रूस समेत मध्य एशियाई देशों के NSA शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया है कि NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली इस बैठक में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के आने के बाद पैदा हुई सुरक्षा संबंधित चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भारत समेत
बैठक में शामिल हो रहे देश अफगानिस्तान में स्थिरता, समावेशी सरकार और तालिबान सरकार की मान्यता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये साफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार समावेशी नहीं है और बिना किसी बातचीत समझौते के बनी है और ऐसे में जल्दबाजी में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। सूत्रों ने बताया कि भारत चाहता है कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से लौटने के बाद उस देश की समस्याओं का हल अफगानियों द्वारा ही होना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान समेत अन्य मध्य एशियाई देशों के बैठक में शामिल होने से ये साफ हो जाता है कि ये सभी देश मानते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा में भारत का किरदार महत्वपूर्ण है और साथ ही यह देश भारत के साथ मिलकर साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। इस बैठक के लिए चीन और पाकिस्तान को भी न्योता भेजा जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान कहने से मोईद यूसुफ ने एक प्रेस वार्ता के दौरान न सिर्फ न्योता ठुकराया बल्कि भारत को स्पॉइलर करार दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी तैयार और इसी महीने करेंगे 4 ताबड़तोड़ रैलियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि नरेंद्र मोदी इस महीने 4 बार चुनावी राज्य का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे और जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रविवार को ही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया था। खबर है कि योगी आदित्यनाथ के प्रस्ताव के अनुसार पीएम मोदी इस महीने सुल्तानपुर, झांसी, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। पीएम मोदी 16 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे सुल्तानपुर जिले पहुंचेंगे। यहां वो सड़क पर तैयार 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर राज्य के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यहां एक बड़ी जनसभा में भी भाग लेंगे। राज्य सरकार ने सोमवार को कहा कि पीएम 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में एक और बड़े प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से फिर से बनेगी भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा मंत्री व यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएगी। ये बात उन्होंने सोमवार को काशी प्रांत के 5 जिले के मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों की केपी ग्राउंड में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीजेपी जनता की सेवा में जुटी है। बीजेपी सरकार ने विकास किया है और यूपी को विकसित राज्य बनाया है। यूपी में कानून का राज कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को कुशल प्रबंधन किया और अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लेकर के आई है। प्रदेश की जनता की आस्था बीजेपी और मोदी जी में है। प्रदेश के लोगों की आस्था सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा में भी है। ये सभी हमारे प्लस पॉइंट हैं। इस आधार पर बीजेपी पिछले बार से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आएगी। वहीं केपी ग्राउंड में आयोजित बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संगठन पर है। प्रयागराज में 105 मंडल अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। इसके साथ ही उनसे चुनाव की तैयारियों में जुटने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लेकिन अगर मानते हैं कि भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बननी तय है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा, इंतजार की घड़ियां खत्म। 25 नवंबर को रखी जाएगी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला। पीएम मोदी और सीएम योगी होंगे इसमें शामिल। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए और खासकर यूपी के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। 25 नवंबर को नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिली है। आजम खान के गढ़ में आज सीएम योगी अगले 7 दिनों तक पश्चिम बंगाल में
करेंगे तूफानी दौरा। जी हाँ दोस्तों, एक और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त तूफानी रैलियों पर हैं। और यहाँ आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस आयोजन को भव्य रूप देना चाहती है। ये पूरा कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा। पहले इसमें भूमि पूजन जेवर एयरपोर्ट का कराया जाएगा, उसके बाद शिलान्यास करवाया जाएगा, जिसका आयोजन यमुना एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मिलकर करेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के करीब 1 महीने बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद कभी भी यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के चालू होने का इंतजार यहाँ के लोगों को बेसब्री से है। आपको बता दें कि जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इसके लिए ज़रूरी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और साइट की बाउंड्री वॉल पिछले 2 महीने से बनाई जा रही है। शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।